हाँ भाई, जय हिंद दोस्तों। तो आज की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो रिलेशंस जैसे कि आप जो इंग्लिश में मतलब समझते हो वही है रिलेशंस का। तो यहाँ पे हम मैथमेटिक्स में बात कर रहे हैं। तो हम बात करेंगे कि जैसे कि दो सेट्स अगर हमारे पास हैं तो वो आपस में किस तरीके से रिलेटेड हैं। तो मैं एक बार यहाँ पर हेडिंग लिख देता हूँ, रिलेशंस एंड फंक्शंस, और एक बार आपको बता देता हूँ कि इस चैप्टर में हम क्या क्या चीज़ के बारे में पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो रिलेशंस एंड फंक्शंस, एक बस इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि पढ़ना क्या क्या है इस चैप्टर में अपने को। ठीक है, तो नंबर 1 पे हमें पढ़ना है कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में। कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है भाई। फिर हमें पढ़ना है रिलेशन के बारे में। रिलेशन के अंदर हल्का सा इंट्रोडक्शन लेंगे कि डोमेन और रेंज क्या होती है। ठीक है, और फिर हमें पढ़ना है फंक्शंस के बारे में कि फंक्शन होता क्या है। फिर हम एक पर्टिकुलर टाइप के फंक्शन के बारे में बात करेंगे जिसको बोलते हैं रियल फंक्शंस। रियल फंक्शंस, इसके अंदर हम मेनली डोमेन और कोडोमेन और रेंज के बारे में यहाँ पर हम पढ़ रहे होंगे। फिर लास्टली हम एक टॉपिक पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में। टाइप्स ऑफ फंक्शंस, इसके अंदर हम कुछ स्पेसिफिक टाइप के फंक्शंस जैसे कि मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, कांस्टेंट, यूनिटी, आइडेंटिटी, ये सब हम इसके अंदर डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलो भाई, आज की क्लास के लिए हम इस टॉपिक को कवर कर रहे हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट को। साथ ही साथ मैं आपको क्वेश्चंस भी लिखवाता जाऊंगा, ठीक है, तो वो भी आप देख लेना। तो आज की क्लास में हम इस वाले टॉपिक को कवर करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट को। तो भाई देखो, कार्टेशियन प्रोडक्ट है क्या? कार्टेशियन प्रोडक्ट, सपोज अपने पास दो सेट हैं, एक सेट है ए और दूसरा सेट है बी। ठीक है, चलो रैंडम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि इस सेट में हमारे पास कोई भी तीन बच्चे हैं। सपोज एक का नाम है राजू, ठीक है, एक का नाम है काजू और एक का नाम है कुछ भी ले लो, एक का नाम है सिंघम। ठीक है, राजू, काजू और सिंघम तीन बच्चे हैं। ठीक है, और यहाँ पे तीन डिशेस हैं। ठीक है, एक डिश का नाम है सपोज डोसा, एक डिश का नाम है सपोज चाउमीन, और एक का सपोज समझो उपमा है, सपोज एक का नाम, ठीक है, उपमा। अब अगर मैं लिखता हूँ A क्रॉस B, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जितने पॉसिबल सिनेरियोज हो सकते हैं उनको मेरे को यहाँ पर लिखना है। जैसे कि हो सकता है कि राजू जो है वो डोसा खाए, या फिर हो सकता है राजू चाउमीन खाए, या फिर हो सकता है राजू उपमा खाए। ठीक है, हो सकता है जो काजू भाई है ये डोसा खाए, या फिर हो सकता है चाउमीन खाए, या फिर हो सकता है ये उपमा भी खाए। और सेम जो काम है वो सिंघम भाई के लिए भी हो सकता है ये डोसा खाए, या चाउमीन खाए, या उपमा खाए। ठीक है भाई, तो अगर मेरे को इसी बात को मैथमेटिकल टर्म्स में लिखना है, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि जितने भी पॉसिबल सिनेरियोज हैं उन सबको आपको लिखना है। अगर मैं इसी को थोड़ा सा मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूँ तो मैं लिख सकता हूँ A क्रॉस B इज इक्वल टू A क्रॉस B। कार्टेशियन प्रोडक्ट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? A इंटू बी नहीं है, ये A क्रॉस B है, तो इसको आप लिखोगे सेट ऑफ ऑल x कॉमा y such that set of all x comma y such that x belongs to A and y belongs to B। ठीक है, तो किस चीज़ का सेट चाहिए हमें? सारे के सारे x कॉमा वाइज का सेट चाहिए। ठीक है, यहाँ पर जो x है वो फर्स्ट सेट से आना चाहिए और जो y है वो सेकंड सेट से आना चाहिए। इस बात का मतलब भी हम थोड़ा सा समझते हैं। इस बात का मतलब ये है कि अगर जैसे कि यहाँ पर मैंने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, अगर मैं इसे रोस्टर फॉर्म में लिखूँ तो किस तरीके से लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ कि हो सकता है कि राजू डोसा खाएगा, या फिर हो सकता है कि राजू चाउमीन खाएगा, या फिर हो सकता है कि राजू उपमा खाएगा,
इसी तरीके से हम काजू और सिंघम भाई के लिए भी सेम बात लिख सकते हैं। तो काजू क्या खाएगा? डोसा, या फिर काजू खाएगा चाउमीन, या फिर काजू खाएगा उपमा को। इसी तरीके से ये हम एस के लिए भी लिख लेंगे, एस कॉमा डी, एस कॉमा सी एंड एस कॉमा यू, और इसको हम कर्ली ब्रैकेट्स में इनक्लोज कर देंगे जैसे कि हम अपने हर सेट को करते हैं। इन सारे एलिमेंट्स को हम कॉमा से सेपरेट करेंगे, ठीक है, जैसे नॉर्मल हम अपना सेट में करते हैं। तो ये हमारा क्या है? बेसिकली कार्टेशियन प्रोडक्ट है। आपको यहाँ पर एक चीज़ अपने दिमाग में बिठा लेनी है कि जितने भी x, y हैं इनको हम ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इनको हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं भाई। ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर की स्पेलिंग गलत है ना, कोई बात नहीं, इनको हम ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं भाई, ठीक है। ऑर्डर पेयर का मतलब ये है कि यहाँ पे ऑर्डर ऑफ अकरेंस मैटर कर रहा है, यानी कि x, y इज़ नॉट इक्वल टू y, x। बात समझ में आ रही है आपको? ऐसा हो सकता है कि राजू जो है वो डोसा को खाएगा, पर ऐसा नहीं हो सकता कि जो डोसा है वो राजू को खाएगा, या फिर जो चाउमीन है वो राजू को खाएगी। राजू चाउमीन को खा सकता है पर चाउमीन राजू को नहीं खा सकती। सेम केस इस तरीके से भी है। तो ये हमारा काम यहाँ पर नहीं हो सकता। हमेशा हमें जो फर्स्ट एलिमेंट लिखना है वो किसका लिखना है? ए का लिखना है, और जो सेकंड एलिमेंट हमें लिखना है वो किसका लिखना है? बी का लिखना है। यहाँ पे आप इन सारे पॉसिबल सिनेरियोज में देख सकते हो कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो हमेशा किससे आ रहा है? सेट ए से आ रहा है। आर, के और एस ही हमारे सिर्फ क्या हो सकते हैं? फर्स्ट एलिमेंट हो सकते हैं इन ऑर्डर्ड पेयर में। और सेम केस है, जो बाद वाले एलिमेंट हैं, जो सेकंड एलिमेंट्स हैं, वो सारे किससे आने चाहिए? बी से आने चाहिए, यानी कि ऑर्डर ऑफ अकरेंस जो है वो मैटर कर रहा है। तो एक ऑर्डर्ड पेयर कैसे हो सकता है? देखो भाई, जैसे कि अगर मैं आपको ये बता दूं कि x, y जो है ये इक्वल है सपोज 3, 4 के, यानी कि अगर मैं इन दो ऑर्डर्ड पेयर को इक्वल कह रहा हूँ तो ये सिर्फ तभी हो सकते हैं जब x 3 के इक्वल हो और y किसके इक्वल हो? 4 के इक्वल हो। यानी कि जो ऑर्डर ऑफ अकरेंस है वो मैटर कर रहा है। यहाँ पे जो फर्स्ट है वो यहाँ पे भी फर्स्ट होगा, जो यहाँ पे सेकंड है वो यहाँ पे भी क्या होगा? सेकंड होगा, अगर इन दोनों को क्या होना है? इक्वल होना है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि x 3 के बराबर है और y किसके बराबर है? 4 के बराबर है। इसी तरीके से जैसे सपोज एक ऑर्डर्ड पेयर है हमारे पास x -1 y/2 जो है ये सपोज इक्वल है 3.5, 4 के। तो इसका सीधा सा मतलब ये हो जाएगा कि x -1 जो है वो 3.5 के इक्वल है, यानी कि जो x है वो 4.5 के इक्वल है, एंड जो y/2 है वो किसके इक्वल है? यहाँ पे जो सेकंड एलिमेंट है इसके इक्वल है, यानी कि y किसके इक्वल है? यहाँ पे 8 के इक्वल है। आई होप आपको ऑर्डर्ड पेयर का मतलब समझ में आ गया होगा कि ऑर्डर ऑफ अकरेंस मैटर यहाँ पर कर रहा है। फर्स्ट जो है वो फर्स्ट के इक्वल होना चाहिए, जो सेकंड है वो सेकंड के इक्वल होना चाहिए। तो जितने भी कार्टेशियन प्रोडक्ट होते हैं इनके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनके अंदर ऑर्डर ऑफ अकरेंस मैटर करता है। अच्छा, एलिमेंट्स का मतलब ये है कि यहाँ पे एक एलिमेंट जैसे ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये, सातवां ये, आठवां ये और 9वां एलिमेंट हमारा ये। अब आप ये मत सोचना कि सेट के अंदर तो नंबर्स वगैरह आते थे। सेट के अंदर भाई कुछ भी आ सकता है। हो सकता है हम वेक्टर्स, कुछ वेक्टर्स को मिला के एक सेट बना दें, एक स्पेस को बना के एक सेट बना दें, कुछ मैट्रिसेस को हम मिला करके क्या कर दें? एक सेट बना दें, ठीक है। तो कुछ हो सकता है कुछ फंक्शंस को मिला करके हम क्या कर दें? एक सेट में डाल दें। तो सेट के अंदर कुछ भी आ सकता है, बस वो क्या होना चाहिए? डिफाइंड होना चाहिए। कितना डिफाइंड? वेल डिफाइंड पूरा होना चाहिए, ठीक है भाई। तो ये बात हमारी किसकी हो गई? कार्टेशियन प्रोडक्ट की। कुछ सवाल ले लेते हैं इसके। ये मैंने आपको ऑर्डर्ड पेयर बता दिया। जैसे सपोज यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन में ए एक सेट है जिसके एलिमेंट हैं 1, 2, 3 और बी एक सेट है जिसके एलिमेंट हैं सपोज 3 और 5। तो अगर मेरे को ए क्रॉस बी करना है तो यहाँ पर एक किसके इक्वल आएगा भाई? जैसे 1 किसके साथ जा सकता है? 3 के साथ, या फिर 1 किसके साथ जा सकता है? 5 के साथ जा सकता है। 2 किसके साथ जा सकता है? 3 के साथ, या फिर 2 किसके साथ जा सकता है? 5 के साथ जा सकता है। 3 किसके साथ जा सकता है? 1 के साथ, सॉरी
3 कैन गो विथ 3 एंड 3 कैन गो विथ 5। तो आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा कि ऑर्डर ऑफ अकरेंस का मतलब क्या है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी पहले वाले एलिमेंट हैं ये सब कहाँ से आ रहे हैं, हमारे सेट ए से आ रहे हैं, और जितने भी बाद वाले एलिमेंट हैं, ठीक है, सेकंड एलिमेंट्स जो हैं ये हमारे किस में आ रहे हैं, किस में से आ रहे हैं, हमारे सेट बी में से आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा किसका मतलब हो गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट का हो गया। अगर आप यहाँ से एक बात अभी ऑब्जर्व कर पाए हो तो आप यहाँ से एक खुद रिलेशन निकालने की कोशिश करो। देखो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो ए में थे वो कितने थे, 3 थे, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी में कितने हैं, यहाँ पर हैं ये 2, ठीक है। तो अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछ रहा हूँ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितने हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितने हैं, 6 है, ठीक है। कोई रिलेशन है जिससे 3 और 2 का यूज़ करके हम 6 बना सकते हो, ठीक है। तो आप कहोगे हाँ भाई बिल्कुल है, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी है उसको हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, ठीक है। तो ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक जैसे फॉर्मूला टाइप हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अगर इसमें 3 एलिमेंट हैं, इसमें 2 एलिमेंट हैं, तो ए क्रॉस बी में कितने हो जाएंगे, 3 2 ज़ा 6 हो जाएंगे। यहाँ पे भी जैसे हमने करा था, इसमें 3 थे और इसमें 3 थे, तो यहाँ पे हमारे ए क्रॉस बी के अंदर 9 एलिमेंट्स निकल करके आ गए थे, ठीक है भाई। तो ये हमारा क्या हो गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट का कार्यक्रम हो गया। अब हम सिर्फ इसके कुछ सवाल देखेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ सवाल लिख करके लाया हुआ हूँ, तो ये ले लेते हैं। आसान से ही हैं काफ़ी सवाल, कुछ हमें बस सवाल देखने हैं और उसके बाद हमें क्या करना है, कुछ एक थ्योरम्स यहाँ पर हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको प्रूफ दैट के क्वेश्चन सेट्स में कराए थे, उसी तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पर भी होते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर। जैसे कि इनको आप एज अ रिज़ल्ट भी याद रख सकते हो, पर मैं आपसे ऐसी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इनको प्रूव करने की कोशिश करना। 1-2 थ्योरम्स मैं आपको प्रूव करके दिखाऊँगा, ठीक है। सेम उसी टाइप से हैं जैसे कि हमने सेट्स में करी थी, ठीक है, और उसी तरीके से आप इनको कर सकते हो। पर पहले हम कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। तो यहाँ पे अपने को गिवन है कि एक सेट है ए जिसके एलिमेंट्स हैं 1 और 2, और एक सेट है बी जिसके एलिमेंट हैं 1 और 3, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें निकालने के लिए बोल रखी हैं। बोल रहे हैं ए क्रॉस बी निकालो, फिर बोल रहे हैं ए क्रॉस ए निकालो, फिर बोल रहे हैं ए क्रॉस ए निकालो, फिर बोल रहे हैं ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस ए निकालो, और एक चीज़ और बोलिए कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस ए निकालो। तो एक बार देख लेते हैं सारे क्वेश्चंस को हम, ठीक है। देखो भाई यहाँ पर अगर मैं ए क्रॉस बी की बात करता हूँ तो सपोज़ फर्स्ट एलिमेंट यानी कि 1 के साथ हो सकता है 1 आ जाए, या फिर 1 के साथ हो सकता है 3 आ जाए, 2 के साथ हो सकता है 1 आ जाए, या फिर हो सकता है 2 के साथ 3 आ जाए। तो आप देख सकते हो इसमें भी 2 एलिमेंट थे, इसमें भी 2 एलिमेंट थे, तो ए क्रॉस बी में कितने आ गए, 2 2 ज़ा 4 एलिमेंट्स आ गए। अगर हमें ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के साथ ही करना है तो कोई बात नहीं, एक बार ए को और लिख लेता हूँ इधर 1, 2। हो सकता है 1 इस 1 के साथ आ जाए तो 1, 1, हो सकता है 1 इस 2 के साथ आ जाए तो 1, 2, हो सकता है 2 इस 1 के साथ आ जाए 2, 1, और हो सकता है 2 इस 2 के साथ आ जाए 2, 2। अच्छा भाई, अगर हमें ए क्रॉस ए करना है, यानी कि इस पूरे कार्यक्रम को एक बार और क्रॉस करना है, तो कहने का मतलब ये है कि ए क्रॉस ए जो है इसको हमें किसके साथ क्रॉस करना है, ए के साथ क्रॉस करना है, या फिर इसको भी पहले रख सकते हो और इनको बाद में रख सकते हो, वही अपना एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो वो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यानी कि इस पूरे कार्यक्रम को अब मैं किसके साथ क्रॉस कराना चाह रहा हूँ, एक और ए के साथ क्रॉस कराना चाह रहा हूँ, और ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, 2 है, ठीक है। सॉरी, इसकी वैल्यू 1, 2 है। तो अब इसके एलिमेंट्स को इसके साथ अगर मैं क्रॉस कराऊँ तो 1, 1 के साथ हो सकता है 1 आ जाए, तो ये क्या बन जाए 1, 1, 1,
हो सकता है 1,2 के साथ ये वाला 1 आ जाए, हो सकता है 2,1 के साथ ये 1 आ जाए, या फिर 2,2 के साथ ये 1 आ जाए। समझ पा रहे हो आप लोग? अब क्या हो सकता है 1,1 के साथ ये 2 आ जाए, यानी कि 1,1,2, या फिर 1,2 के साथ ये 2 आ जाए, या फिर 2,1 के साथ ये 2 आ जाए, या फिर 2,2 के साथ ये 2 आ जाए। तो 2,2,2 इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने क्या निकाल दिया, A क्रॉस A निकाल दिया। अच्छा, एक चीज़ आप और यहाँ पर ध्यान रख सकते हो कि जो ऑर्डर ऑफ अकरेंस है वो मैटर करता है एक पर्टिकुलर एलिमेंट में, यानी कि यहाँ पे इन्हें आप आगे पीछे करके नहीं लिख सकते, पर ऐसा हो सकता है कि ये पूरा का पूरा एलिमेंट आगे चले जाए और ये पूरा का पूरा एलिमेंट पीछे की तरफ आ जाए, क्योंकि सेट में ऑर्डर ऑफ अकरेंस मैटर नहीं करता पर ऑर्डर्ड पेयर में करता है। कहने का मतलब ये है कि अंदर की तरफ तो मतलब अपना ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते, पर एज एन एलिमेंट ये आगे और पीछे जा सकते हैं, क्योंकि सेट के अंदर ऑर्डर ऑफ अकरेंस मैटर नहीं करता। ठीक है भाई? देखो भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि हमें निकालना है यूनियन किस किस का, A क्रॉस B का और A क्रॉस A का। ठीक है, तो यूनियन का मतलब जो भी एलिमेंट्स इंक्लूडेड हैं सबको लिख दो। तो 1,1 है, 1,3 है, 2,1 है, 2,3 है, यहाँ पे 1,1 तो आ ही चुका, 1,2 एक और आ गया, 2,1 तो पहले ही आ चुका, एक 2,2 हमारे पास और आ गया। ठीक है भाई, तो ये हमारा क्या हो गया A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस A। अगर इन्हीं का मैं इंटरसेक्शन करूँ, इंटरसेक्शन मीन कॉमन पार्ट निकालना है, तो 1,1 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो 1,1 आ गया, और 2,1 यहाँ भी है और 2,1 यहाँ भी है, तो 2,1 आ गया। आई होप अब आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट में ज़्यादा दिक्कत ना हो। ठीक है, स्टिल एक और क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। अच्छा, थोड़ा सा अलग दिया, इसके अंदर ये बोल रहे हैं कि इफ़ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इज इक्वल टू 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B इज इक्वल टू 2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता रखे हैं। तो ये तो हमें पता ही चल गया कि A क्रॉस B में कितने एलिमेंट हो जाएंगे, यहाँ पे 3 2 6 एलिमेंट्स हो जाएंगे। इसके बाद पूछा क्या है, अच्छा ये बोल रहे हैं कि A क्रॉस B जो है इसके कुछ एलिमेंट्स इन्होंने बता रखे हैं, सारे एलिमेंट नहीं बताए, इन्होंने इसके कुछ एलिमेंट बता रखे हैं। क्या क्या बताया हमें, इन्होंने बोला है कि इसके अंदर आता है x,1, इसके अंदर आता है y,2 और इसके अंदर आता है z,1। तो आपको बताना है कि A और B क्या होंगे। मतलब A क्रॉस B में ऑफकोर्स 6 एलिमेंट हैं, उसमें से सिर्फ 3 बताए इन्होंने, और पूछ रहे हैं कि A सेट क्या है और B सेट क्या है। देखो, अगर आपको ऑर्डर्ड पेयर का मतलब पता है तो आप एक बात समझ गए होगे कि जो शुरू के एलिमेंट्स हैं दीज मस्ट कम फ्रॉम A, तो A के अंदर से x, y और z को आना पड़ेगा। ठीक है, और A के अंदर एलिमेंट भी कितने थे, 3 ही थे, तो ये 3 एलिमेंट हमें यहाँ से मिल गए। और जो बाद के एलिमेंट हैं इनको कहाँ से आना पड़ेगा, B से आना पड़ेगा। तो 1, 2 और 1, यानी कि 1 और 2 को कहाँ से आना पड़ेगा, B सेट से आना पड़ेगा। ठीक है, और इसके अंदर देखो 2 ही एलिमेंट थे, तो ये 2 एलिमेंट क्या हो गए इसके अंदर, 1 और 2 हो गए भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये सब बस क्वेश्चन इसलिए हैं ताकि आपको एक बार ऑर्डर्ड पेयर का और कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, ये एक और आसानी सवाल दे रखा, तो इसके सारे पार्ट्स तो मैं नहीं करूँगा पर कुछ पार्ट मैं कर देता हूँ। ये दे रखा है हमें, इस क्वेश्चन से आपको एक प्रॉपर्टी भी समझ में आएगी, और B दे रखा है अपने को 4, और C में भी एक ही एलिमेंट है जिसका नाम है 5। आपको फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं, फाइंड नंबर 1 पे फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं A क्रॉस B यूनियन C, और दूसरे पे बोल रहे हैं कि A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं। तीसरे नंबर पे आपको बोल रहे हैं कि A क्रॉस B डिफरेंस C
और चौथे पे बोल रहे हैं ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी निकालने के लिए आपको ये बोल रहे हैं। ठीक है, तो एक बार इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि क्या कुछ इसके अंदर आंसर निकल के आ रहे हैं। जैसे सपोज ए क्रॉस बी यूनियन सी हमें करना है, तो इसके अंदर पहले बी यूनियन सी को लिख लेते हैं। तो ए हमारा सेट क्या हो गया 1 2 3, और बी हमारा सेट क्या है, बी यूनियन सी में 4 और 5 दोनों आ जाएंगे, है ना। यही मतलब होता है ना यूनियन का, कि दोनों पार्ट्स को ले लो, तो दोनों को ले लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे 3 एलिमेंट्स, यहाँ पे 2 एलिमेंट्स, यानी कि 6 एलिमेंट हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट में आने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, 1 हो सकता है 4 के साथ आए, या फिर हो सकता है 1 5 के साथ आ जाए, 2 4 के साथ आए, या फिर 2 5 के साथ आ जाए। हो सकता है जो 3 है वो 4 के साथ आए, या फिर हो सकता है जो 3 है वो 5 के साथ आ जाए। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे इस वाले पार्ट को देखूँ, तो ए क्रॉस बी पहले करना पड़ेगा। तो ए क्रॉस बी कर लेते हैं। तो ए क्रॉस बी में क्या क्या एलिमेंट्स हैं देखते हैं। 1 4 के साथ आ सकता है, 2 4 के साथ आ सकता है, और 3 भी 4 के साथ आ सकता है। ठीक है भाई, और इसका हमें किसके साथ यूनियन करना है, ए क्रॉस सी के साथ। तो ए क्रॉस सी में क्या आएंगे, इन दोनों का क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट अपने को करना है। तो 1 5 2 5 एंड 3 5, बिकॉज ऑर्डर ऑफ अकरेंस मैटर कर रहा है। तो अगर हम ए क्रॉस सी कर रहे हैं तो पहले हमेशा ए के एलिमेंट लेने हैं और बाद में हमेशा सी के एलिमेंट्स लेने हैं। अगर मैं इनका यूनियन कर दूं तो क्या क्या एलिमेंट आएंगे, 1 4 2 4 3 4 1 5 2 5 एंड 3 5। अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से देख पाओ तो जो हमारा इधर आंसर आया था और जो हमारा इधर आंसर आया था, बोथ ऑफ दीज आर सेम, बस थोड़ा सा ऑर्डर चेंज है जो कि एक सेट में हो भी सकता है। ऑर्डर ऑफ अकरेंस यहाँ पर चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे 1 5 यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 1 5 है, 2 4 यहाँ पर है तो 2 4 ही यहाँ पर है, 2 5 यहाँ पे है तो 2 5 ही यहाँ पे है, 3 4 है तो 3 4 है, और आगे भी इसी तरीके से है। यानी कि इस तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। इसी तरीके से आप इन दोनों पार्ट्स को भी कैलकुलेट करना, और आपको पता चलेगा कि यहाँ पे भी जो आंसर आ रहा है वो दोनों पार्ट्स का क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ठीक है, अब हम कुछ थ्योरम्स देख लेते हैं भाई, जो हमारे इस कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेटेड है। ठीक है, तो 1-2 थ्योरम मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा, बाकी मैं एज इट इज स्टेट कर दूंगा। तो आप इन्हें एज ए रिज़ल्ट भी याद रख सकते हो और कहीं पर इस्तेमाल हो तो यूज़ कर सकते हो, पर इनको असली बेनिफिट इनका तभी हो पाएगा जब आप इसको यूज़ कर पाओगे, क्योंकि यूज़ कह रहा हूँ सॉरी प्रूफ कर पाओगे, क्योंकि जब आप इनको प्रूव करोगे तभी आपके दिमाग में मल्टीपल चीज़ों का जो मतलब है वो और ज़्यादा क्लैरिटी से बैठ जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि यूनियन क्या है, इंटरसेक्शन क्या है, डिफरेंस क्या है। हो सकता है कि आपको लगता हो कि आपको इन सब का मतलब बहुत अच्छे से पता है, ठीक है, पर जैसे कोई एक एलिमेंट ए माइनस बी को बिलोंग कर रहा है तो उसका मतलब क्या है ना। अब जैसे कोई कार्टेशियन प्रोडक्ट ए इंटरसेक्शन बी को बिलोंग कर रहा है, उसका मतलब क्या है। ठीक है, तो ये सब बातों की क्लैरिटी आपके दिमाग में तभी आ पाएगी जब आप इनको खुद प्रूव करोगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हल्का सा थ्योरम्स। तो फर्स्ट थ्योरम है, ऑल्दो मैं बता देता हूँ कि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, पर आप इनको अगर प्रूव करोगे तब आपको कुछ बेनिफिट हो पाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट थ्योरम इज लाइक कि ए क्रॉस बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। तो इस बात को आपको प्रूव करना है। ठीक है, वैसे तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, अभी आप समझ ही गए होगे, यहाँ पे हमने यूज़ करी थी। इसी बात को आपको यहाँ पर प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, इसी तरीके से आप इंटरसेक्शन के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हो। इंटरसेक्शन के लिए क्या हो जाएगी, इट विल बी लाइक कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। ठीक है, तो ये हमारी किसके लिए हो जाएगी, इंटरसेक्शन के लिए हो जाएगी। ठीक है, तो चलो ठीक है, ये वाली मैं प्रूव करता हूँ, ये वाली आप करना।
देखो अगर मेरे को किन्हीं भी, ऑफकोर्स ये दोनों क्या है, सेट ही है ना भाई। ए को किसके साथ हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट किया, बी यूनियन सी, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो आ रहा है वो अल्टीमेटली क्या है, एक सेट है। तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि अगर दो सेट्स को इक्वल करना होता तो मैंने आपको क्या बताया था कि इसको इसका सबसेट प्रूव कर दो और इसको इसका सबसेट प्रूव कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कि मैं मान लेता हूँ कि लेट, अच्छा कार्टेशियन प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे मैं मानता हूँ x, y एक ऑर्डर्ड पेयर है जो कि किसको बिलोंग करता है, A क्रॉस B यूनियन C को बिलोंग करता है, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट जो होते हैं वो इसी तरीके से ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, तो वो मैंने यहाँ पर मान लिया। अगर ये इस कार्टेशियन प्रोडक्ट को बिलोंग करता है तो आपको एक बात पता होगी कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में फर्स्ट एलिमेंट है वो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट होता है, और जो यहाँ पे सेकंड एलिमेंट है वो ऑर्डर्ड पेयर में सेकंड एलिमेंट होता है, ठीक है। तो अगर मैं इस बात को फॉलो करूँ तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ इट इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B यूनियन C, ठीक है, कि x A में तो होना ही होना चाहिए एंड B और C में से किसी एक में होना चाहिए। इसी बात को अगर मैं लिखूं तो x अगर A को बिलोंग कर रहा है, एक तो ये काम होना फिक्स है, एंड y बिलोंग्स टू B और y बिलोंग्स टू C, क्योंकि यूनियन का मतलब क्या होता है कि अगर एलिमेंट हमारा किसी इनमें से एक एलिमेंट में भी, एक सेट में भी प्रेजेंट होगा B और C में, तो वो उनके यूनियन में प्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। ये बात मैंने आपको सेट में भी एक्सप्लेन करी थी, ठीक है। तो A में होना कंपलसरी है एंड B और C में से किसी एक में हो सकता है। तो इस बात की इम्प्लीकेशंस क्या हैं, इसकी बात ये है कि X जो है वो या तो A एंड B को बिलोंग करेगा, यानी कि A इंटरसेक्शन B को बिलोंग करेगा, और या तो वो A इंटरसेक्शन C को बिलोंग करेगा, A इंटरसेक्शन C को बिलोंग करेगा, क्योंकि ये काम तो होना फिक्स है, ये काम तो होना ही होना है, और इन दोनों में से कोई एक काम होना है। तो क्या पॉसिबल केस हो सकते हैं कि ये एंड ये हो जाए, या फिर ये एंड ये हो जाए, इन दोनों में से कोई एक काम होना चाहिए, इसलिए इन दोनों के बीच में क्या लिखा है मैंने, और लिखा है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारा x है, सॉरी ये y है, थोड़ी सी गलती हो गई, अगर x यहाँ पे अब क्या क्या हो सकता है कि x, y जो है वो कहाँ से आए, A क्रॉस B से आए, या फिर क्या हो सकता है जो हमारा x, y है ये कहाँ से आए, A क्रॉस C से आए। सेम बात है, वो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, मेरे को लगा कि यहाँ पे भी x है, ध्यान नहीं दिया था मैंने, ठीक है। यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर का मामला चल रहा है, तो इधर x है एंड इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो x, y है वो मेरे को या तो A एंड B से मिलेगा, या तो जो x, y है वो मेरे को A एंड C से मिलेगा। तो अब यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ से ये लिख सकता हूँ कि या तो ये काम होगा या तो ये काम होगा। तो इसका मतलब ये है कि जो x, y है ये बिलोंग करेगा किसको, A क्रॉस B को, यूनियन क्योंकि और है A क्रॉस C को। तो देखो हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, वी स्टार्टेड फ्रॉम कि x, y किसको बिलोंग कर रहा है, A क्रॉस B यूनियन C को। और अब मैं कहाँ पे हूँ कि x, y A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C को भी बिलोंग कर रहा है, यानी कि इस पूरे सेट का कोई भी एलिमेंट इस पूरे सेट में भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस हिसाब से मैं ये बोल सकता हूँ कि क्योंकि इसका हर एलिमेंट इस सेट में प्रेजेंट है, तो दिस विल बी द सबसेट ऑफ दिस। तो A क्रॉस B इंटरसेक्ट B यूनियन C इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C, ठीक है भाई। अब अगर मैं इसका वाइस वर्सा वाला पार्ट भी प्रूव कर दूं, दैट इज कि इसमें कोई एलिमेंट मान करके उसको इस सेट में दिखा दूं, तो उससे क्या होगा, दिस विल बिकम सबसेट ऑफ दिस, एंड इफ दिस इज सबसेट ऑफ दिस एंड दिस इज सबसेट ऑफ दिस, इट मीन्स दीज टू सेट्स आर इक्वल, ठीक है। ये सारी बातें हम सेट्स में पढ़ चुके हैं। चलो भाई, तो इसका उल्टा पार्ट भी एक बार प्रूव करते हैं हम, ताकि इन दोनों सेट्स को हम इक्वल प्रूव कर पाएँ। अब की बार क्या मान रहा हूँ, लेट x, y बिलोंग्स टू
अब की बार इस भाई में प्रेजेंट है ऐसा मान लेते हैं, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। अगर ये इनके यूनियन में प्रेजेंट है इसका मतलब ये है कि जो x कॉमा वाई है ये या तो a क्रॉस b में प्रेजेंट है और या तो फिर ये a क्रॉस c में प्रेजेंट है। ठीक है भाई, अगर तो ये a क्रॉस b में प्रेजेंट है इसका मतलब ये है कि x जो है वो a में प्रेजेंट है एंड y जो है वो b में प्रेजेंट है, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर में यही होता है कि फर्स्ट वाला फर्स्ट के साथ और सेकंड वाला सेकंड के साथ। a क्रॉस b जब हम करते हैं तो a के एलिमेंट हमेशा पहले आएंगे और b के एलिमेंट हमेशा बाद में आएंगे। अगर b क्रॉस a करेंगे तो b के पहले आएंगे और a के बाद में आएंगे। और यहाँ पर क्या है, x किसको बिलोंग करना चाहिए a को एंड y किसको बिलोंग करना चाहिए यहाँ पे c को। अब दोनों ही केसेस में आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्या देखोगे कि x तो a में से ही निकल के आने वाला है, इधर भी और इधर भी। तो x तो a को बिलोंग करेगा ही करेगा। दूसरा काम क्या हो सकता है कि जो हमारा y है एंड जो हमारा y है वो कहाँ से आ सकता है, वो आ सकता है हमारा b से या फिर y आ सकता है हमारा c से। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर कि x तो a से ही आएगा, y के आने के दो ऑप्शंस हैं, वो यहाँ से भी आ सकता है और यहाँ से भी आ सकता है। और क्योंकि इन दोनों में से एक जगह से आना ही आना है इसलिए मैंने बीच में क्या लिखा है, एंड लिखा है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा x है वो तो a से आएगा एंड जो हमारा y है वो b यूनियन c से आने वाला है। क्योंकि और लिखा है ना, यानी कि इसमें हो चल जाएगा, तो मैंने यहाँ क्या लगा दिया, यूनियन लगा दिया। तो इट एम्प्लाइज जो हमारा x कॉमा y है वो कहाँ से आएगा, x तो a से आ रहा है और y कहाँ से आ रहा है, b यूनियन c से आ रहा है, तो a क्रॉस b यूनियन c से आने वाला है। हमने स्टार्ट कहाँ से करा था, हमने स्टार्ट करा था कि x कॉमा वाई इसको बिलोंग कर रहा है और हमें अभी पता चला कि x कॉमा वाई इसको भी बिलोंग कर रहा है। इट सिंपली मीन्स दिस इज सबसेट ऑफ दिस। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि a क्रॉस b यूनियन a क्रॉस c इज सबसेट ऑफ a क्रॉस b यूनियन c। ठीक है, अब इन दोनों स्टेटमेंट्स को अगर मैं देखूं तो यहाँ से अब आपको पता चल गया होगा कि दिस इज सबसेट ऑफ दिस एंड दिस इज सबसेट ऑफ दिस। इट सिंपली मीन्स दीज टू आर इक्वल। अब मैं आपको अगेन बता रहा हूँ कि थोड़ा सा समझाना मतलब एक एक स्टेप टाइम टेकिंग है, इसलिए मैं आपको डायरेक्टली रिजल्ट्स लिखवा रहा हूँ। आप इन्हें खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश करना और प्रूव करने की कोशिश करना भाई। इसी तरीके से जैसे हमने इन्हें सेट्स में प्रूव करा था, बस अब की बार चेंज क्या आ गया, पहले सिर्फ हम x को बिलोंग कराते थे, अब क्योंकि हम कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर x कॉमा वाई आ गया। ठीक है, तो देखो भाई यहाँ पे मैं कुछ रिजल्ट्स लिख रहा हूँ, आप इन्हें प्रूव करने की कोशिश करना। ठीक है, तो a क्रॉस b माइनस सी जो मैंने सेकेंड लास्ट क्वेश्चन कराया था उसका रिजल्ट था, तो a क्रॉस b माइनस a क्रॉस c के इक्वल है। फिर दिया है, इन्होंने दिया कि इफ a क्रॉस b इज इक्वल टू a क्रॉस c इज इक्वल टू b क्रॉस a, क्योंकि मैंने बताया कि ये कभी भी इक्वल हो नहीं सकते हैं ना, तो ये बोल रहे हैं कि अगर तो ये इक्वल हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकते हैं, इट एम्प्लाइज a इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, b क्या होना चाहिए, या फिर इट इज़ इस तरीके से भी बना सकते हो। ठीक है, कि ये सिर्फ तभी होगा जब वो होगा और वो होगा तो ये भी हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से दे रखा है, जैसे कि इस तरीके से सोच सकते हो कि सपोज़ एक सेट है A जिसके अंदर दो एलिमेंट हैं 1 2 और एक सेट है B जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं सपोज़ 3 4। तो अगर आप A क्रॉस B करते हो तो क्या आएगा, 1,3 1,4 2,3 2,4। पर अगर आप B क्रॉस A करते हो तब क्या आएगा, B के एलिमेंट्स पहले लोगे यानी कि 3,1 3,2
4,1 एंड 4,2। ठीक है, तो आप देख सकते हो A क्रॉस B और B क्रॉस A इक्वल नहीं है, पर ये बोल रहे हैं कि इक्वल तभी हो पाएंगे जब A इज़ इक्वल टू B होगा। तो इसके अंदर भी आप सोचना कि किस तरीके से इसे प्रूव करा जा सकता है, कुछ जुगाड़ निकालो, देखो अगर बात बनती है तो। बोल रहे हैं कि इफ़ A इज सबसेट ऑफ B, ठीक है, इट एम्प्लाइज A क्रॉस A will be a subset of A क्रॉस B इंटरसेक्शन B क्रॉस A। ठीक है, तो इसको प्रूव करने का ट्राई करना। और दिया A क्रॉस B इंटरसेक्शन C क्रॉस D इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन C क्रॉस B इंटरसेक्शन D। फिर एक ये भी है कि अगर A क्रॉस B इक्वल है किसके, A क्रॉस C के, ये सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकता है जब B और C क्या हों, आपस में इक्वल हों। यहाँ पे इफ है कंडीशन। A के कॉम्प्लीमेंट के बारे में दिया है, ये तो सिंपल है, आप कॉम्प्लीमेंट को खोलो, ब्रैकेट्स को खोलो फर्स्ट के हिसाब से, फर्स्ट यानी कि जो लास्ट पेज पे था उसके हिसाब से, तो ये हो ही जाएगा। ये सिंपल है, तो आराम से कर लोगे आप, सीधा इसे ओपन करो, कॉम्प्लीमेंट को क्रॉस करो इस हिसाब से, इस थ्योरम के हिसाब से अपने आप आ जाएगा। एक ही है, इसके अंदर लिखा है कि अगर A और B में n कॉमन एलिमेंट्स हैं, इफ A एंड B हैव n कॉमन एलिमेंट्स, तो इसका मतलब ये बोल रहे हैं कि इट एम्प्लाइज A क्रॉस B विल हैव n स्क्वायर कॉमन एलिमेंट्स। जो भी मैंने इस बोर्ड पे पढ़ा है ये काफ़ी डिफ़िकल्ट पार्ट है, ठीक है, तो इसको आप एक बार ट्राई करना, और अगर आप ये ट्राई करोगे तो आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी ऑपरेशंस ऑन सेट्स में भी और कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी। ठीक है, तो इसके अंदर ऑफ कोर्स आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, पर आपको ये समझ में आ जाएगा, मतलब थोड़ी सी थिंकिंग एबिलिटी, जब आप खुद किसी चीज़ को सोचोगे तभी तो बात बनेगी ना भाई, कि अगर यूनियन लगा हुआ है तो उसका मतलब क्या है, कि अगर एक सेट है कि जो A में प्रेजेंट है एंड सपोज C और D में से किसी एक में प्रेजेंट है, तो इसके क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं ना। जब आप ये सारी चीज़ें खुद सोचोगे तब थोड़ी सी बात बनेगी, ठीक है। जैसे कुछ एब्रप्ट चीज़ें कभी कभी आ रही हैं, जैसे कि A अगर B का सबसेट है तो भाई इसको किस तरीके से निकाला जाए, समझ रहे हो बात को। तो ये सब चीज़ें आपको एक बार देखनी है, ठीक है, और ट्राई करनी है। कभी भी मैंने आपको बता ही रखा है कि किसी को भी किसी का भी सबसेट करना हो तो उसके अंदर कुछ एक एलिमेंट मान लो और उसे दूसरे में भी दिखा दो। अगर इक्वल करना है तो इसका वाइस वर्सा वाला पार्ट भी ट्रू करके दिखा दो, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही रख लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे रिलेशंस के बारे में, ठीक है। चलो, थैंक यू भाई आपका, बाय।